नमस्कार, सैटेलाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किसानों पर बड़ा दांव खेलते हुए किसान महाकुंभ का आयोजन किया। प्रदेश भर से हजारों किसान साइंस कॉलेज मैदान में जुटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी सरकार की ओर से किए गए किसान हितैषी कामों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसान गरीब मजदूरों का भला कोई और पार्टी कर सकती तो वो बीजेपी है। उन्होंने मंच से सीएम विष्णु देसाई की जमकर तारीफ की। राजनाथ के साथ ही सीएम विष्णु देसाई, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने किसानों को संबोधित किया। सभी नेताओं ने केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने की अपील की। अमेरिका में एक बोरी यूरिया खाद की कीमत 3,000 रुपये है, लेकिन भारतवर्ष दुनिया का अकेला देश है जो 300 रुपये में एक बोरी यूरिया खाद मुहैया कराने का काम करता है। मेरे बहनों भाइयों, किसानों की परेशानी समय लग सकता है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में हम अपने किसान भाइयों की परेशानी नहीं बढ़ने देंगे। बताते हुए मैं अपन ला गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि अंतर के राशि आने वाला 12 तारीख के एक मुश्त 24,72,000 किसान मन के 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाता में भेजे के काम ये छत्तीसगढ़ के सरकार करने वाला है। गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम करन आप अतेक बड़ी संख्या में आए हो। आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत हुए आप सब जनला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम एक एक जो घोषणा किए हैं, एक एक जो संकल्प किए हैं, उन सभी को पूरा करने वाले हैं। बिलासपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान और 2 सदस्यों के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का दबाव है, वहीं कांग्रेस को इसे लेकर फूट का भी डर सता रहा। कांग्रेस के सामने बाकी सदस्यों को एकजुट रखने की एक सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को शक है भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस के अन्य सदस्यों को तोड़ सकती है। लिहाजा कांग्रेस ये स्थिति निर्मित होने से पहले सदस्यों को एकजुट करने में जुट गई है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास लाकर अपना दावा पेश कर सकती है। इसके लिए सामान्य सभा का इंतजार किया जा रहा है। इस विषय में हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को जानकारी दे दी है और जैसे उनका निर्णय आता है निश्चित तौर पे आगे यह देखा जा सकता है कि हो सकता है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव फिर 3 बार सामान्य सभा की बैठक स्थगित कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा। उस विषय में भी हमारी रणनीति पर चर्चा हो रही है और आने वाले दिनों में जिला पंचायत के समस्त सदस्य संगठित हैं और भारतीय जनता पार्टी का डटकर विरोध करने को तैयार हैं। सामान्य सभा का इंतजार करें। केशकाल के फरसगांव ब्लॉक के जनपद सदस्य, सरपंच, पंच समेत 10 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। विधायक नीलकंठ टेकाम ने सभी को पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़गई के सरपंच काशीराम ने कहा कि कांग्रेस में हमें कभी भी सम्मान नहीं मिला, इसलिए सभी ने पार्टी छोड़ी। वहीं नीलकंठ टेकाम ने कहा कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया, इसलिए लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर शराब का घोटाला किया, कोयला का घोटाला किया, हमारे आदिवासियों के 32% आरक्षण को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश किया, हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों का 27% आरक्षण नहीं दिया, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों का 16% आरक्षण नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे उन्होंने जो है वादा खिलाफी किया। छत्तीसगढ़ की शासन सरकार एक और वादे को पूरा करने जा रही है। कल यानी 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। इसकी राशि पीएम मोदी वर्चुअल इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कल प्रदेश के सभी 146 विकास खंडों में महतारी वंदन योजना लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा जाएगा।
मुख्य कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 1 महीने के अंदर 70 लाख से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर योजना शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ओपी चौधरी ने कहा कि यह योजना सतत रूप से चलती रहेगी। नए पात्र हितग्राही के नाम जुड़ते रहेंगे, मृत्यु या दूसरे आधार पर नाम कटते जाएंगे। वहीं ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कंगाली की हालत में खजाना छोड़ गई थी, लेकिन 100 दिनों के भीतर शायद सरकार ने करीब 30,000 करोड़ रुपए का वादा पूरा कर दिखाया। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि जो जन घोषणा जो हमारा संकल्प पत्र आया था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि माताओं बहनों को 1,000 रुपये महीना अर्थात साल का 12,000 रुपया पूरा करने जा रही है कल 10 मार्च की तारीख को। बस्तर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव, नई सरकार की ताजपोशी से नक्सलियों में बौखलाहट है। वो इसके खुन्नस बीजेपी नेताओं को निशाना बनाकर निकाल रहे हैं। मात्र एक सप्ताह के अंदर बीजापुर जिले में 2 भाजपा नेताओं की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने इसका ठीकरा पिछली कांग्रेस सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि 5 साल नक्सली अपनी ताकत बढ़ाते रहे, अब सरकार बदल गई, नक्सल क्षेत्रों में कैंप खोले जा रहे हैं, सुरक्षा इंतजाम कड़े किए जा रहे हैं। इसी के चलते नक्सलियों में बौखलाहट है। सरकार चुनाव प्रचार के दौरान जिसे भी जरूरत होगी उस नेता को सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। खतरा केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही नहीं है, इसमें खतरा कांग्रेस के लोगों को भी है। तो कांग्रेस जब सरकार में थी तो इनके ऊपर, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो एक प्रकार से नक्सली प्रायः रूप से खत्म हो गए थे, परंतु 5 साल उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है और अब कुछ अंश उनका ताकत के रूप में दिखाई पड़ रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे पे और कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्दी ये समस्या समाप्त भी होगी। कांग्रेस ने राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा सीट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया। बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। कांग्रेस नेताओं ने राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक में आतिशबाजी कर खुशी जताई। इस सीट पर भूपेश बघेल का सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और सांसद संतोष पांडे के साथ होगा। राजनांदगांव में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बनाया गया है, जिससे पूरे कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है। क्योंकि जोश और उत्साह इसलिए बढ़ गया है कि राजनांदगांव जिले में अगर जब वो राजनांदगांव अकेला जिला था तो 2 जिला देने वाले हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे। खजुराहो सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कटनी को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। वीडी शर्मा ने 21 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने जो विकास कार्य किए वह किसी सरकार ने नहीं किए। डबल इंजन की सरकार ने वह काम किए जिसकी कभी यहाँ के लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सभी लोगों ने मिलकर के आज 21 करोड़ से ऊपर अलग अलग प्रकार के लोकार्पण किए हैं, भूमि पूजन किए हैं और मैं जिला प्रशासन का इस बात के लिए आभार और धन्यवाद करता हूं कि ई लाइब्रेरी बच्चों के लिए कटनी में जो स्थापित हो रही है उसको डीएमएफ फंड से दिया है। ये वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन करने पर सियासी बयानबाजी जारी की। बीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही बचेंगे। राकेश सिंह ने कहा कि दिशाहीन हो चुके कांग्रेस नेतृत्व से देश की जनता के अलावा खुद उसके नेता भी अब उब चुके हैं। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के जो नेता जनसेवा का संकल्प लेकर राजनीति में आए थे वो सभी धीरे धीरे करके भाजपा में शामिल होते नजर आएंगे और कांग्रेस को राम मंदिर मुद्दे पर अपने रुख की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस के ऐसे नेतृत्व से जनता ऊब चुकी है और अब तो कांग्रेस के नेता भी लगातार किनारा कर रहे हैं और ऐसी स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस के बड़े चेहरों में 2 ही चेहरे कांग्रेस में दिखाई देंगे, शायद राहुल जी और प्रियंका के। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश भर के जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों से संवाद किया। सरकारी आवास में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कई विषयों पर समस्याओं पर चर्चा की। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने अपनी समस्याओं को विभागीय मंत्री के सामने रखा, जिस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर हल करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के बाद मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मंत्री बनने के बाद मेरी जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष से पहली बार मुलाकात हुई। लड़ाई तो सिर्फ अधिकारियों को लेकर है, कर्तव्य और अधिकार साथ साथ चलते हैं। यह बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने तय किया कि यह चीज़ कठिन नहीं, ग्रामीण विकास को यदि आत्मनिर्भर की ओर ले जाना है तो पूरी टीम को एकजुट के साथ आगे बढ़ना होगा। कोई और बोलना चाहेगा?
एड्रेस करने के लिए जनपद और जिला पंचायत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सारा झगड़ा अधिकारों को लेकर है। कर्तव्य और अधिकार साथ साथ चलते हैं। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के बनने के बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि ये चीजें बहुत कठिन नहीं हैं और ग्रामीण विकास को अगर आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना है तो पूरी टीम को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। बिलासपुर के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। बिलासपुर के से कोलकाता और दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने जा रही है। अलायंस एयर ने दोनों फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू कर दी। 12 मार्च को इन दोनों फ्लाइट की औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाएगी। समर शेड्यूल में शामिल होने के बाद इन फ्लाइट्स का नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। बिलासपुर से हवाई सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे जन संघर्ष समिति ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि लंबे संघर्ष के बाद दोनों फ्लाइट की सौगात मिली, लेकिन इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि दोनों फ्लाइट का परिचालन रेगुलर हो। नई फ्लाइट की सौगात पर बिलासपुर के नागरिकों और जन संघर्ष समिति के सदस्यों से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र खवाई। बिलासपुर से हवाई सुविधा का विस्तार होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद बिलासपुर को कोलकाता और दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट मिलने जा रही है और इसको लेकर बिलासपुर वासियों में उत्साह है। वो नई फ्लाइट का स्वागत भी कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय से बिलासपुर से हवाई सेवा की मांग को लेकर, महानगरों तक सीधी कनेक्टिविटी को लेकर बिलासपुर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही थी और अब बिलासपुर को 2 फ्लाइटें मिलने जा रही हैं। किस तरह से आप लोग को जानकारी मिली है, क्योंकि कोलकाता और दिल्ली सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जब 26 अक्टूबर 2019 को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो 3 मांगों में से एक प्रमुख मांग थी देश के चारों दिशाओं में कम से कम एक महानगर सीधी उड़ान हो। दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई, ये हमारी मांग थी। आज खुशी का विषय है कि बिलासपुर से दिल्ली और कोलकाता की सीधी उड़ान प्रारंभ होने वाली है। 12 को उसका उद्घाटन है और रेगुलर होगी शायद वो 28 मार्च समर शेड्यूल में। लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। लोग 2 घंटे 2.5 घंटे में इन महानगरों तक पहुंच जाएंगे और किराया भी हम उम्मीद करते हैं कि 5,000 के आसपास के रेंज में रहेगा, जिससे कि एक मध्यम वर्गीय आदमी उसका सुविधा का लगातार उपयोग कर सके। आपने तो बुकिंग भी करा लिया है, किस तरह से कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि नई फ्लाइट जो है बिलासपुर से शुरू हो रही है? मैं प्रकाश बहरा ने तो निर्णय लिया था कि जहन्नुम में भी यदि जाना होगा तो बिलासपुर से जाएंगे, इसलिए टिकट करा लिए। स्वागत और वंदन है सीधी उड़ान कलकत्ता और दिल्ली का। बिलासपुर के तमाम नागरिक उत्साहित है और जिस तरह से इसको लेकर संघर्ष चल रहा था, लोगों का मानना है कि ये सुविधा आगे भी नियमित जारी रहनी चाहिए। जबरदस्त मिश्रा के साथ जितेंद्र खवाई, IC24 बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जबलपुर को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी कल जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से हुए एयरपोर्ट के विस्तार कार्य का लोकार्पण करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 10 मार्च के सुबह 11 बजे जबलपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग और विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। जबलपुर के इस नए एयरपोर्ट में इंदौर के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा ये रनवे बनाया गया। यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी सीधे लैंड कर सकेंगे। विकास कार्यों के लोकार्पण से पहले ही सियासत गर्म है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ बिल्डिंग से कुछ नहीं होगा, जबलपुर को फ्लाइट्स और कनेक्टिविटी चाहिए। तनखा ने लिखा कि ग्वालियर में फ्लाइट्स की बारिश हो रही है और जबलपुर में फ्लाइट्स का अकाल है। तो वहीं पूर्व सांसद और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने तनखा के बयान पर पलटवार किया। टिप्पणी करना, एक ट्वीट करने में कुछ नहीं जाता है। किसी बहुत अच्छे काम के खिलाफ में भी बोलना हो तो एक ट्वीट कर दो। बड़ा काम ये है कि ऐसा काम जिससे जबलपुर का गर्व और गौरव बढ़ रहा है, उसमें सहभागिता देकर उस खुशी में सम्मिलित होना, वो बड़ा काम है और ये बड़े दिल से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश को 2 बड़ी सौगात देने जा रहे। पीएम मोदी जबलपुर के साथ ही ग्वालियर एयरपोर्ट के टर्मिनल का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। एयरपोर्ट का यह टर्मिनल 500 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड 16 महीने में तैयार हुआ। पीएम मोदी राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल के साथ 9,811 करोड़ की 14 अन्य हवाई अड्डा परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। महाराजपुरा में मौजूद यह एयर टर्मिनल देश में सबसे तेजी से बनने वाले एयरपोर्ट में शुमार है। खास बात यह है कि इंदौर और भोपाल के टर्मिनल से भी बड़ा है। ग्वालियर शहर वर्तमान में हवाई मार्ग से देश के 7 शहरों से जुड़ा है। नए एयर टर्मिनल से A320 और बोइंग 777 विमान उड़ान भर सकेंगे। साथ ही इस टर्मिनल पर एक बार में 9 एयरबस खड़ी होने की इसमें क्षमता है। यहाँ 4 पार्किंग वे, 5 रिमोट पार्किंग वे के अलावा 4 पार्किंग छोटे विमान और हेलीकॉप्टर के लिए रहेंगे।
लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही नक्सली भी सक्रिय हो गए। धमतरी जिले में ओडिशा सीमा से लगे एकावरी, जोगी बिरदो, मैनपुर, लिखमा और बनियाडीह समेत अन्य गांवों में नक्सलियों ने ग्रामीणों की बैठक लेने की खबर यहां पर सामने आई है। हालांकि इनपुट मिलने पर पुलिस फोर्स ने सर्चिंग बढ़ा दी। एसपी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए पुलिस नक्सल क्षेत्र पर अलर्ट है। नक्सलियों से निपटने के लिए पुलिस की पूरी टीम तैयार है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान मेचका थाना क्षेत्र में मतदान दल को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने रास्ते में टिफिन बम लगाया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जिस प्रकार से प्रतिबंधित संगठन सीपीएम माओवादी की नीति रहती है कि वो लोगों को गुमराह करके उनको लोकतंत्र है उसके विपरीत दुष्प्रेरित करती है, तो लगातार वह इस प्रकार से कार्य करती रहती है। परंतु पुलिस भी इसके विरुद्ध लगातार कटिबद्ध है और हम लगातार एयर डोमिशन कर रहे हैं, ऑपरेशन का संचालन कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को एक सकारात्मक दिशा दे पाएँ। नारायणपुर जिले में 8 छात्राओं ने 3 शिक्षकों पर स्कूल में अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। शनिवार को मामले में गठित कांग्रेस की 8 सदस्यीय जांच टीम छात्राओं के गांव पहुंची और उनसे बातचीत कर मामले की जांच की। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। दरअसल पिछले दिनों यूनिसेफ की टीम स्कूल विजिट पर पहुंची थी। यहां बातचीत के दौरान छात्राओं ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेकर महिला एवं बाल विकास की टीम भी छात्राओं से मिली। टीम ने जांच कर मामले की रिपोर्ट पुलिस को सौंप चुकी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी शिक्षक इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में हम लोग थोड़ा सा उग्र रूप धारण कर सकते। 4-5 बच्चियां हैं, उन लोगों ने बताया कि सर लोग हमको ऐसा ऐसा कर रहे हैं, पानी मंगवा रहे हैं पीने के लिए, फिर उतना समय हाथ को पकड़ते हैं, गाल को पिचकते हैं, ऐसे बोल के बता रहे हैं कि उनके विरुद्ध एक कार्रवाई होनी चाहिए या निष्पक्ष जांच होना चाहिए। सही क्या है क्या गलत है इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की मांग करते हैं। अभी तक जो महिला बाल विकास की टीम थी उन्होंने अपने संज्ञान पे लिया था और उन्होंने सौंपा था कलेक्टर साहब को एसपी साहब से, और उसी का चर्चा करने हम आए कि अभी तक क्यों जांच नहीं हुई। तो एसपी साहब का कहना था जांच हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी टीम उस पीड़िता परिवार से नहीं मिला है, उस बच्चियों से नहीं मिला है। तो हम एसपी साहब के संज्ञान में लाए कि आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। रामानुजगंज में हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर चला। पुलिस और वन विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया। बता दें कि 6 मार्च को रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के बेलवा डामर में सड़क किनारे एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय ग्रामीणों ने चक्का जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मुख्य आरोपी इब्रार अंसारी के आनंदपुर में वन भूमि पर बने अवैध मकान पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। जबलपुर पुलिस ने 6 मार्च को चरगवां थाने के पास हुई 50 लाख की लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने महज 48 घंटों के अंदर दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हालांकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस के मुताबिक इस लूट का मास्टरमाइंड कंपनी के मैनेजर का ड्राइवर निकला। 6 मार्च को इस घटना में बांध बनाने वाली RBR कंपनी का मैनेजर मजदूरों के पेमेंट के 50 लाख रुपए लेकर जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार लुटेरों ने ड्राइवर और मैनेजर की आंख में मिर्च डालकर 50 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस को घटना के बाद से ही कार ड्राइवर पर शक था। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिलीप राय काफ़ी समय से इनके यहाँ काम करता था और इसे ये आइडिया था कि बिज़नेस के, क्योंकि वहाँ डैम पे काम चल रहा है तो प्रॉब्लम मज़दूरों के पेमेंट के लिए कुछ राशि जानी है, तो इसने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ प्लान बनाया और ये घटना को कारित किया। परंतु एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामला ट्रेस हो पाया और पूरा 100% जो पैसा है उसमें रिकवर हुआ। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। यहाँ वार्ड के 8 में वार्ड 2 के एक हितग्राही का आवास बना दिया गया। हितग्राही हितेंद्र साहू के आवास पर पता वार्ड क्रमांक 2 इंदिरा नगर लिखा हुआ है। जब मामले को लेकर नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचकर जानकारी ली गई तो वहां से फाइल गायब मिली। हालांकि मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर दस्तावेज नहीं मिले तो FIR की जाएगी। हाँ भारे रहें, बाकी पार्षद बोलते नहीं अभी नहीं आए, दूसरा जगह हरे बोलते। कैसे दूसर के जगह मतलब? और ये दाव खरे रजिस्ट्री जगह हरे इसकी कहते। और आप मतलब आवास के लाभ मिले कि नहीं मिले अभी तक? हम भरे कि नहीं भरे अभी तक? क्या बोलते तो पर्चा पट्टा नहीं तो फिर कुछ 2 का वार्ड नंबर 8 में जी
ये अभी मुझे आप लोग के माध्यम से ही शिकायत पता चल रहा है, मैं इसको दिखवाता हूँ, जो भी नियमानुसार होगा मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमीन की कीमत में बड़ा उछाल आ सकता है। कलेक्टर गाइडलाइन में इजाफे का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। अगर जिला मूल्यांकन समिति का प्रस्ताव मंजूर हुआ तो जिले में जमीनों की कीमत 5 से 100 रुपए तक बढ़ सकती है। क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जमीन की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल आ सकता है। साल 2024-25 की कलेक्टर गाइड का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। खास बात यह है कि इस बार हर गांव की अपनी लोकेशन होगी। शहर की 450 लोकेशन पर जमीन की कीमत में 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य शासन के पास भेजा गया है, जबकि कृषि भूमि की गाइडलाइन में 7% के इजाफे का प्रस्ताव है। जमीनों की कीमतों के निर्धारण के लिए प्रशासन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है। एआई ने कहीं 5 तो कहीं 60 तो कहीं 100% इजाफे का प्रस्ताव देने के साथ ही सुझाव और आपत्तियां भी मांगी है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की जब आप नया गाइडलाइन तय करेंगे तो वहाँ पिछली बार से काफ़ी बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। ये कायदा ही कहता है, क्योंकि आखिर में जो पिछले सालों का बिक्री छांट है वो बड़ी महत्वपूर्ण आधार होता है। तो बिक्री छांट अगर कहता है कि वहाँ जो गाइडलाइन तय की थी उससे बहुत ऊपर बिक्री हो रही है तो वहाँ तो बढ़ेंगे। कांग्रेस के साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी जो आपत्तियां जिला मूल्यांकन समिति को भेजी है, उसके मुताबिक ग्वालियर की जमीन मध्य प्रदेश में सबसे महंगी है। महंगाई चरम सीमा पर वैसे ही है, तो एक आम आदमी बेचारा, उसका जो सपना है कि मैं अपना घर बनाऊंगा, कहाँ से बना पाएगा? तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हर बार आपत्ति भेजते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, और इस बार भी हमने भेजी है, और हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश शासन और यहाँ जिला प्रशासन को उसको मानना चाहिए। वर्तमान गाइडलाइन और बाजार में चल रहे प्रॉपर्टी के रेट में जमीन आसमान का अंतर है। गाइडलाइन में जिस जमीन का रेट 20,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर चल रहा है, वहीं उस इलाके में बाजार भाव 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी अंतर को सामने लेकर आया है। 1984 लोकेशन का हुआ सर्वे, डबरा की 475 लोकेशन का सर्वे, भितरवार की 322 लोकेशन का सर्वे, मल्टी कॉलोनी में आम आदमी बिल्डर से पूछे गए दाम, व्यवसायिक गतिविधियों का रखा गया ध्यान। कुल मिलाकर अब गेंद राज्य शासन के पाले में है। उसे ही तय करना है कि ग्वालियर में जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और बिल्डरों से लेकर जमीन के मालिकों के अच्छे दिन आएंगे या नहीं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। हरदा में शासकीय कार्यक्रम में निमंत्रण पर बड़ा सियासी बवाल हो गया। दरअसल नगर पालिका ने पीएम आवास योजना में 70 हितग्राहियों को आवास आवंटित किए। इस दौरान निमंत्रण कार्ड और लोकार्पण की शिला पर नाम नहीं होने से नाराज कांग्रेस विधायक डॉक्टर R.K. दोगली ने मंच पर ही नगर पालिका सीएमओ पर गुस्सा उतार दिया। उन्होंने कहा कि आपके बाप की संपत्ति नहीं, ये जनता का पैसा है, जनता का कार्यक्रम है। वहीं इस पर जवाबी हमला करते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री कंवल पटेल ने मंच से कहा, कांग्रेस के शासन में मुझे भी नहीं बुलाया गया और मैं गया भी नहीं, क्योंकि हम जहां हमारा सम्मान होता है वहीं जाते हैं, बिन बुलाए कहीं भी नहीं पहुंचते। पहले दोनों नेताओं को आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है और जनता चुनकर भिजवाती है, तो जिस हिसाब से जिस कैटेगरी में चुन के गया उसको उतना सम्मान देना चाहिए। ये आपका धर्म और कर्तव्य बनता है। ये आपके बाप की संपत्ति नहीं है, ये जनता के पैसों से बनी हुई संपत्ति है और अधिकारी गड़बड़ करे तो ये ठीक नहीं होता है। विधायक रहा हूँ 15 साल में उनके समय, लेकिन एक बार कहीं पत्थर पे नाम नहीं, हमको बुलाया और हम गए नहीं। कोई व्यक्ति का सम्मान जहाँ होता है वही जाना चाहिए। सम्मान हो, हमको नहीं बुलाते, हम नहीं जाते। वो उनको पता नहीं होगा और उनके द्वारा जो शब्दों का उन्होंने जो प्रयोग किया है, माननीय होने के नाते उनको शोभा नहीं देता है। इस तरीके की उन्होंने नहीं बोलनी चाहिए जब तक उनको पता नहीं था। यहाँ पर 210 मकान आवंटित हुए थे, इसमें अभी 70 मकान आज हम हितग्राहियों को देंगे। बाकी हितग्राहियों को भी आगे लाभ मिलेगा। जैसे जैसे उनके पैसे जमा होते जाएंगे वैसे वैसे उनका नाम आता जाएगा।
अयोध्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जिले में 145 मदरसे हैं, जिनमें 55 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। जिले की बात करें तो सदर तहसील में 9, रुदली तहसील में 21, सोहावल तहसील क्षेत्र में 9, बीकापुर तहसील में 6 और मेलकीपुर तहसील में 10 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए, जिनमें 3 तामीली दी जा रही है। मामले को लेकर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी का कहना है कि नियमावली के अनुरूप नहीं मिलने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी रिपोर्ट निदेशालय और शासन को भेजी जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच हुई है। ऐसे मदरसे जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं थे, तो जनपद अयोध्या में उनकी संख्या 55 निकलकर सामने आई थी और वो रिपोर्ट पिछले वर्ष शासन को भेज दी गई थी। बागेश्वर धाम के कन्या विवाह कार्यक्रम में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागेश्वर धाम में कन्या विवाह का खर्च सरकार उठाएगी। जिन बेटियों का विवाह पंजीयन नहीं हुआ उसका विवाह आने वाले समय में सरकार कराएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 157 नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस विवाह समारोह में बिना माता पिता वाली करीब 40 कन्याओं और 14 दिव्यांग कन्याओं ने साथ देखिए, हमने कहा कि किसी भी किसान का कोई भी खेत में प्राकृतिक आपदा में बारिश होला या किसी कारण से भी फसल नष्ट हुई तो भी प्रशासन को बताया है। हर एक किसान के खेत का सर्वे करेंगे और किसी को भी कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। राज्य सरकार के सामूहिक विवाह में सरकार भी ऐसी व्यवस्थाओं में मदद करती है। अगर और तिथियों पे भी सरकार के साथ चल करके बागेश्वर धाम और महाराज जी अगर आयोजन करना चाहेंगे, हम उनके साथ हैं। रीवा में महाशिवरात्रि पर पचमढ़ा धाम से शिव बारात निकाली गई, जिसमें भूत पिशाच की झांकी के साथ 1100 किलो का नगाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। नगाड़े ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के पदाधिकारी ने शिव बारात आयोजन समिति के अध्यक्ष को प्रमाण पत्र सौंपा। आयोजन समिति के पदाधिकारी ने बताया कि इस नगाड़े को लेकर शिव बारात आयोजन समिति 12 मार्च को 101 वाहनों के साथ अयोध्या धाम जाएगी, जिसे 13 मार्च को पूजा अर्चना के बाद भगवान राम के चरणों में समर्पित किया जाएगा। सबसे बड़ा नगाड़ा रीवा में जन कल्याण आयोजन समिति ने बनाया है, उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये नगाड़ा जो है 1100 किलो का है और इसकी जो डेप्थ है वो लगभग हाइट जो है वो 6 फीट की हाइट है। परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन आज बाबा महाकाल की दोपहर में भस्म आरती की गई। सबसे पहले बाबा महाकाल को पंचामृत स्नान कराया गया, फिर चंदन, पवित्र और केसर समेत सुगंधित द्रव्यों से लेपन गिराया गया। इसके बाद भस्म रचाई गई। भस्मी चढ़ाने के बाद बाबा को वस्त्रों से श्रृंगार किया गया, साथ ही क्विंटल फूलों का सेहरा बांधा गया। इसके बाद भस्म आरती की गई। बता दें कि साल में एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन दोपहर में बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है, बाकी दिन सुबह में भस्म आरती की जाती है। राजिम कुंभ कल्प 2024 का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की और धर्मस्व मंत्री विजय अग्रवाल समेत देश भर से आए साधु संत भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने भगवान राजीव लोचन के दर्शन किए और महानदी की महाआरती में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्यपाल को राजिम कुंभ कल्प लोक आस्था का विराट संगम पुस्तिका भेंट की गई। मेले में छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी देखने को मिली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कलाकारों, श्रद्धालुओं और संतों के आशीर्वाद से राजिम कुंभ मेले ने देश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। डिप्टी सीएम ने कहा और बृजमोहन अग्रवाल ने भी विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राजिम कुंभ मेले में देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आधुनिक युग में हमें अपनी कला, साहित्य और संस्कृति को संरक्षित और सम्मिलित करके आवश्यकता है। राजिम कुंभ कल्प के 5 वर्षों के बंद होने के बाद फिर से पुनर्स्थापना जैसी हुई है। देश भर से
संत महात्मा यहाँ पहुँचे हैं, पूरा जनमानस पहुँचा है। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और जो साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी गण आकर इस कुंभ की गरिमा को बढ़ाया है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। यूपी के इटावा निवासी रॉबिन सिंह पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाने के लिए साइकिल यात्रा पर है। उनकी यात्रा कन्याकुमारी से 6 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई, जो शनिवार को रायसेन जिले के दीवानगंज पहुंचे, जहां रॉबिन सिंह ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। रॉबिन सिंह ने यात्रा ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत निकाल रहे। इसके पहले चरण का 11 मार्च को राजधानी भोपाल में समापन होगा। सूरजपुर की कल्याणपुर निवासी जन्मजात दिव्यांग 13 वर्षीय शीतला विश्वकर्मा लोगों के लिए एक मिसाल साबित हो रही है। उसके दोनों हाथ और पैर नहीं है, जिसे उसने कमजोरी ना मानकर अपनी ताकत बनाई। फिलहाल वह 8वीं में पढ़ रही और अपने स्कूल की सबसे टॉपर छात्रा। शीतला आगे चलकर IAS अधिकारी बनना चाहती है। स्कूल के शिक्षक भी शीतला से काफ़ी खुश रहते हैं। शिक्षक उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। अपने जो मतलब असमर्थता होते हुए भी वो सभी कार्यों को अच्छे से करते आई है और जो भी कार्य दिया जाता है निष्ठा पूर्वक करती है। वो मतलब बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक है सर। ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि नहीं मेरा भी ऐसे रहता वैसे हाथ पैर रहता, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, पहले थोड़ा बहुत आता था बट अब बिल्कुल नहीं आता है, एकदम बिल्कुल नहीं आता है, वैसा सोचती नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट आई है। पिछले 4 साल के दौरान 55% तेंदुए यहाँ कम हो गए। 3 टाइगर रिजर्व एरिया में तेंदुओं की गणना के दौरान 133 तेंदुए गिनती में कम मिले। आशंका इस बात की जताई जा रही कि या तो इनका शिकार कर लिया गया है या फिर ये लापता हो गए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। सबसे बुरा हाल इंद्रावती टाइगर रिजर्व का है, जहाँ 2018 में 58 तेंदुए पाए गए थे, लेकिन 2022 में सिर्फ 3 तेंदुए पाए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्य वन प्राणी संरक्षक सुधीर अग्रवाल इसे लेकर उनका कहना है कि 2022 में तेंदुओं की गणना के लिए ट्रैप कैमरे लगाए गए। दूसरी ओर कई कैमरे खराब थे, जिसके चलते लेपर्ड का सही मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि तेंदुओं के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे अन्य जितने भी अभ्यारण्य हैं वो कहीं ना कहीं से बॉर्डर से लगे हुए हैं, और चाहे बाघ हो चाहे तेंदुआ हो, वो कभी उड़ीसा, कभी तेलंगाना, कभी महाराष्ट्र, इन बॉर्डरों में चले जाते हैं। तो ये कहना मतलब उचित नहीं है कि मतलब कम हो रही है। हाँ, लेकिन उनको यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहे, इस बात की हम लोग अवश्य चिंता करें। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की खवाशा क्षेत्र में टाइगर और उसके 4 शावक नजर आए। सफारी के दौरान पर्यटकों ने सभी को एक साथ सड़क पार करते देखा। पर्यटक टाइगर को देखकर खुश हुए और उन्होंने इस पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या 123 है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में पहला स्थान पर बना हुआ है। बेमेतरा में नेशनल लोक अदालत में एक अनूठा प्रकरण सामने आया, जहां एक पति की मौत के बाद 3 पत्नियों ने बीमा राशि के लिए दावा किया। दरअसल जिला सत्र न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें चोरभट्टी के रहने वाले मन्नू साहू के एक्सीडेंट में मौत के बाद उसके 3 पत्नियों ने बीमा राशि के लिए अलग अलग थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। एक पत्नी चोरभट्टी और 2 पत्नी रायपुर में रहती हैं। तीनों पत्नियों ने लोक अदालत में आवेदन लगाया। नोटिस मिलने के बाद सभी लोक अदालत पहुंचे, जहां न्यायाधीश ने तीनों परिवार में आपस में सहमति बनाकर समझौता कराया, जिसे तीनों पत्नियां मान गई। कब का चल रहे हो तब की बताते थे। ठीक, बराबर फैसला हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ, संतुष्ट है फैसला से। हाँ, सब मान बना हुआ है सर, संतुष्ट है। क्या संतुष्ट है, कैसे हुआ था मामला? ठीक हुआ है। आप यहाँ के निराकरण से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। रायपुर के एक प्रकरण को यहाँ मंगवाए और यहाँ आने के बाद तीनों प्रकरण एक साथ हुआ और बहुत प्रयास करने के बाद फिर तीनों पत्नियां आपस में राजीनामा करके
इस प्रकरण को राजीनामा से सुलझा दिए हैं। हम लोग तो खैर अपनी तरफ से हमने प्रयास किए, बीमा कंपनी में भी इस चीज़ को मनाने के लिए बहुत हम लोग को मशक्क़त करना पड़ा, लेकिन साहब का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण था और इस आधार पे एक प्रकरण जो है, एक ऐतिहासिक प्रकरण का निराकरण आज नेशनल लोक अदालत में किया जा रहा था। कहते हैं कि अगर जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, अगर इस बात पर आपको जरा भी शक हो तो ये खबर आप देखिए। जबलपुर में 3 फीट की दुल्हन और 5.5 फीट के दूल्हा विवाह के बंधन में बंध गए। दोनों के बीच कई सालों से प्रेम संबंध था। घर वाले शादी को राजी नहीं थे। आखिरकार घर वालों को मनाकर दोनों ने शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। कद में छोटी युवती का नाम संध्या है, जो बरसों पहले एक टीवी रियलिटी शो की विनर रह चुकी है, और उसके दूल्हे का नाम प्रभात है, जो जबलपुर में एक निजी कंपनी में जॉब करते हैं। संध्या और प्रभात की शादी कर रहे हैं। जबलपुर की एक सामाजिक संस्था ने मदद की। घर वालों की रजामंदी से दोनों हनुमान ताल स्थित शिव मंदिर में शादी उन्होंने की। दुल्हन संध्या की हाइट कम थी, लिहाजा दूल्हा प्रभात वरमाला डालने के लिए अपने घुटनों पर खड़ा हुआ और दोनों ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों में बंधने का वादा स्वीकार किया। भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह एमपी के नए लोकायुक्त होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नियुक्ति की है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई है। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नियुक्ति की है। भोपाल से खबर, विशाल पटेल के विरोधियों की कांग्रेस में वापसी हुई है। मोती सिंह पटेल का निष्कासन हुआ खत्म। अशोक सैनी का भी निष्कासन समाप्त कर दिया गया। विशाल पटेल की शिकायत के बाद पार्टी से निष्कासित किया गया था। विशाल पटेल ने दोनों पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। चुनाव आते एक बार फिर चंबल के ग्वालियर में जैसे मिल मजदूरों का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस मजदूरों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं जिला प्रशासन की 7 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन मामला कैबिनेट में फंस गया। ऐसे में मजदूरों को डर है हर चुनाव की तरह जैसे मिल का मुद्दा फिर गुम ना हो जाए, क्योंकि 32 साल से अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज तक सिफर रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।